जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बेहतरीन 37 प्रश्नों का जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं तो कितनी हैं। तो हिंदी भाषा की जो कुल वर्ण लिपियाँ हैं वो हैं 52, यानी हिंदी के जो ओलम है उसमें 52 अक्षर होते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त का सही विकल्प हो। तो बताओ इसमें से कौन सा विकल्प है जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और वो वाक्य सही है। तो काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती। इसमें जो सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन संख्या सी वाले में। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो बताओ 3 में कौन से शब्द में संज्ञा, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चतुर ये इसका संज्ञा शब्द हो जाएगा, 3 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। तो बताओ इसमें से कौन से विद्वान ने किया था, 4 का आंसर आपको बताना है। तो वो विद्वान है डॉक्टर दीमसिद्स। 4 का जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन दे रहे हैं और मन में सी ऑप्शन अगर सोच रखा होगा तो उसका ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो बताओ इस जो वाक्य है इसमें कितने विशेषण हैं। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो विशेषणों की संख्या है वो है 3, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। अब आपको ये बताना है कि इसमें 3 वो कौन कौन से विशेषण हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें, तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं। तो इस जो लाइन है इसे तो सब लोगों ने बचपन में होमवर्क में जरूर किया होगा। तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। छठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 7वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो इनमें से चारों विकल्पों में से कौन सा अव्यय नहीं है, 7 का आंसर आपको बताना है। तो जो जूता शब्द है ये एक अव्यय नहीं है, जबकि आज, यहाँ और भीतर ये जो तीनों शब्द हैं ये अव्यय हैं। 7 का ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है इकारांत। 8 का आंसर आपको बताना है। तो इनमें से जो इकारांत नहीं है वो पहिया नहीं है, क्योंकि ये पहिया एक पुल्लिंग शब्द है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका करेक्ट आंसर। 9वां प्रश्न है आपके सामने के वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म हैं। तो बताओ इनमें से कौन से हैं असंगत शब्द में। 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मेहमान, मेहमानों, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो बताओ इस वाक्य में कौन से काल का प्रयोग हुआ है, 10 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो काल है वो है आसन्न भूतकाल। कौन सा है, आसन्न भूतकाल। 10 का ऑप्शन संख्या बी इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। बताओ 11वां प्रश्न में कौन से वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो वाच्य है वो है भाववाच्य। क्या भाववाच्य। 13 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है, यानी
कारक में से इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर होता है। अधिकरण में क्या होता है? में पर, लेकिन यहाँ पर का दिया गया है तो यही बिल्कुल गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। 13 का ऑप्शन संख्या बी इसका एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तो बताओ इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम जो शब्द है वो अक्षर है। 13 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ आप एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक है मुझे मोटिवेशन देता है और ये लगता है कि हाँ, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर पसंद आ रही हो। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताओ इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग भी है और प्रत्यय है, यानी दोनों हैं, ये आपको बताना है। तो वो विकल्प कौन सा है? तो बहुत सारे विद्यार्थी मन में सोच रखा होगा प्रत्याग और अनुदादित, यानी 14 का जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन का सोचा होगा ईमानदारी के साथ उनका ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बताओ बंगाली में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बंगाली जो शब्द है इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो लगा हुआ है ई। कौन सा लगा? ई लगा हुआ है। 15 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिएगा। यानी आपको उत्साह का विलोम शब्द बताना है कि उत्साह का विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि उत्साह का विलोम शब्द होता है निरुत्साह। तो 16 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि अमृत का विलोम है। तो बताओ अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये तो एकदम से इजी प्रश्न है। तो 17 का डी ऑप्शन देने वाले सबका राइट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके लिए कि राम बेहद गरीब है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द की उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से गरीब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 18 का आंसर आपको देना है। तो निर्धन ये गरीब का पर्यायवाची होता है। 18 का बी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके सामने कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो इनमें से अपर्णा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? 19 का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अपर्णा का जो पर्यायवाची है वो है पार्वती। 19 का डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एक कर देना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि आँख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो बताओ कौन से अर्थ को व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। तो अंजन जो शब्द है वो काजल को व्यक्त करता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर। तो आगे वाला जो अली इसका अर्थ होता है भौरा और पीछे वाला जो अली है इसका अर्थ होता है सखी। तो भौरा सखी 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी इसका एकदम से करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में स्कोर शेयर कीजिएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो बताओ इसके लिए क्या उचित शब्द हो जाएगा? 22 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जो उचित शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा यमुनोत्री। 22 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा? बिना देख रेख का जानवर। तो इसके लिए जो एक शब्द है वो है अनेर। क्या है? अनेर है। 23 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो उस पर मतलब कौन सा वर्ण हो जाता है ये आपको बताना है 24 में। तो वो वहाँ पर जो वर्ण हो जाता है वो हो जाता है
उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पांचवा वर्ण हो जाता है। 24 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, किस युग में अशुद्धि है? तो बताओ इनमें से कौन सा युग में जो बिल्कुल गलत है। 25 का राइट आंसर आपको बताना है, यानी वो समास की दृष्टि से गलत है। तो प्रतिवर्ष ये इसमें कर्मधारय समास नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। 25 का डी ऑप्शन जितने भी लोगों ने मन में सोच रखा है उन सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो बताओ इनमें से कौन से विकल्प में शुद्ध वाक्य है। 26 का आंसर आपको बताना है। चारों विकल्प आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ा करो, क्योंकि अब बहुत से अभ्यर्थी हैं क्योंकि इसे डबल स्पीड में करके देख रहे होंगे, तो डबल स्पीड में आप देखो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चारों विकल्प आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। बहुत से लोग पढ़ भी चुके होंगे तो उनका राइट आंसर निकल भी आएगा। ऑप्शन संख्या डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये एकदम से शुद्ध वाक्य है। 26 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो बताओ इनमें से कौन से हैं विभाव के दो प्रकार। तो आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव के दो प्रकार हैं। 27 का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि कमला में कौन सा गण रूप है? तो बताओ कमला में कौन सा गण है, ये आपको बताना है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कमला में जो गण है वो है सगण। 28 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो फटाफट से बताओ 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो अलंकार है मुदित महिपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो 29 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो कितने हैं? तो काव्य रीति की जो भेद हैं वो हैं 3। 30 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो बताओ इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होनहार वीरवान के होते चीख निपात, इस लोकोक्ति का जो उचित अर्थ होता है वो होता है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो बताओ इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो जितने भी लोग बता रहे हैं अपने को संकट में डालना, 32 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो कितने कालखंडों में बटा हुआ है हिंदी साहित्य? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। 33 का बी ऑप्शन बताने वाले सारे के सारे विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए 34 से लेकर के 37 प्रश्न तक आपके हैं गद्यांश। तो गद्यांश को तो हर एक अभ्यर्थी पढ़ करके उनके आंसर निकाल लेते, तो गद्यांश कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक अभ्यर्थी के पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, जितने प्रश्न बनते हैं जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना सारे मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करा दिए। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर देना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।